बच्चों आज हम क्लास 8 का वर्कशीट 39 करेंगे और आज जो वर्कशीट है वो है जंतुओं में जनन। जैसे हम पीछे वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जनन तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं, नर और मादा। इसी तरह निषेचन क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा, निषेचन वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे नर और मादा युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है और उसके बाद फिर भ्रूण का विकास होता है। जंतुओं में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है दो तरीके से होती है। कुछ जंतु निषेचन बाहर करते हैं जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, लेकिन उसको बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। लेकिन दूसरा वह है जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मादा शरीर के अंदर होता है, जिसे आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। अब आता है जंतुओं को आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है अंडप्रजक, दूसरे होते हैं जरायुज। अंडप्रजक वो जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं, जिसमें भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। एक बार अगर भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण उसे सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे मुर्गी का अंडा, पक्षियों के अंडे, मेंढक, मछलियों के अंडे, इन सब को हम अंडप्रजक समूह में रखते हैं। उसके बाद आता है जरायुज, वह जंतु जो संतान को जन्म देते हैं, जिसमें आंतरिक निषेचन होता है और भ्रूण का विकास मादा के शरीर में होता है। जैसे बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, कुत्ते और बिल्ली, मनुष्य, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जरायुज के। उसके अब है इसके अर्थ के आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें डिफ्रेंशिएट का, कि इनका मीनिंग क्या है अर्थ के आधार पर। अंडप्रजक और जरायुज को अंडे देते हैं, ये युवा को जन्म देते हैं। निषेचन कहाँ होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं अंडप्रजक में, लेकिन जरायुज में सिर्फ और सिर्फ आंतरिक होते हैं। भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है, जो भ्रूण है उसको अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन जरायुज में भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। जीवित रहने की संभावनाएं कितनी होती हैं, चूँकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं, पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अंडप्रजक होते हैं मछली, उभयचर, कीट, पक्षी, सरीसृप, और जरायुज में आते हैं मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ, ये सारे आ जाते हैं। अब ये वर्कशीट के आधार पर आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया होगा, तो आपको ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों को आपको नोटबुक में करना है। Now the time for the English medium students, and we are going to study about the worksheet 39 for the class 8th, that is reproduction in animals. Today we are going to discuss about fertilization. Fertilization is the process where male and female gametes unite together to form a structure known as zygote, and which eventually develops into the fetus. In the animal kingdom, the process of fertilization takes place in the two ways. One is where the fertilization takes place externally, and where the sperm-egg fusion occurs outside the female body, that is known as external fertilization. On the other hand, the other where the sperm and egg fusion occurs inside the female body, this is known as internal fertilization. And on the basis of this fertilization, animals are categorized into two categories, oviparous or viviparous. Oviparous animals are those which lay eggs, and internal fertilization observed, but the development of embryo is through the external means. Hard shells of the egg provide protection. Once fetus matures, egg hatches, for example birds, frogs and all fish. Viviparous animals are those which are giving birth to the offspring. These are known as viviparous animals. And development of embryo and fertilization both occurs inside the female body. For example, dogs, cat and humans. Now on the basis of this information, you can identify or differentiate between viviparous and oviparous animals. And these are the criteria on the basis of which we have to differentiate them. First is meaning. What is the meaning of oviparous and what is the meaning of viviparous? Oviparous lay eggs and they give birth to the young ones. Fertilization, on the basis of fertilization, oviparous, both type of the fertilization takes place, but in viviparous only internal fertilization takes place. On the basis of supply of nutrients to embryo, embryo gets its nutrients from the egg yolk, but here embryo gets nutrient from the mother.
Chances of survival. There is less chances of survival because eggs are laid in the external environment, and more chances of survival are in the viviparous because nourishment and care is provided by the mother. Example of oviparous: fish, amphibians, insect, birds, and the reptiles. And in the viviparous, that is human, dog, elephant, and cat. So I think you understood the concept of viviparous, oviparous, internal, external fertilization, and on the basis of the concept, you have to do these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.